नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली के खिलाफ कानूनी व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाना है। यह कदम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुक्रवार को उस विधेयक और संबंधित प्रावधानों को मंजूरी देने के बाद उठाया गया है, जिनका उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना और कड़ी सजा सुनिश्चित करना है। मुद्दा आपका में लोकसभा में पेश सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 और इसके प्रावधानों की बात करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा जी से। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिक्षाविद सुषमा यादव जी। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। इस मुद्दे पे हम चर्चा करें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों से, छात्रों से जो वादा किया था, सरकार ने उसे तुरंत पूरा किया और संसद में एक कड़े कानून बनाने वाला, कानून प्रावधानों वाला बिल इंट्रोड्यूस सोमवार को सदन में कर दिया। जाहिर तौर पे सरकार की जो मंशा थी वो सरकार ने पूरी की। लेकिन इस बिल में जो पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में पेश किया गया है, क्या कुछ खास है? जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नंबर 13 श्री जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations (prevention of unfair means) amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। जाहिर तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने पिछले करीब 10 दिनों में देश में एक प्रकार की चर्चा खड़ी करी कि देश में जो परीक्षाएं होती हैं वो पारदर्शी तरीके से हों, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हों। सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से ये वादा किया। पिछले हफ्ते भी लगातार बच्चों के साथ भी, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, उनके साथ संवाद करते हुए डिजिटल मीडिया के जरिए ये वादा किया था कि सरकार एक कठोर कानून, कठोर प्रावधान वाला एक बिल जल्द ही संसद में इंट्रोड्यूस करेगी। और सरकार ने ये काम तुरंत किया और सोमवार को जब संसद का मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हुआ, सबसे पहला काम सरकार ने इसी बिल को इंट्रोड्यूस करने का लोकसभा में किया। डॉक्टर जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि जिस तरह की सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी मंशा प्रकट की है, अपना उद्देश्य दिखाया है, पहले मंत्रिमंडल से मंजूरी कानून को तुरंत दी गई और उसके बाद यह बिल इंट्रोड्यूस सोमवार को किया गया। आप इस बिल को कैसे देखते हैं, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा देश के छात्रों से और भविष्य से जुड़ा हुआ है? तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। विगत 4 दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार सोशल मीडिया के थ्रू सभी को संबोधित किए और यह बताता है कि इस पूरे मुद्दे के प्रति वो कितने संवेदनशील थे। हम शुरू से चाहते रहे हैं कि एक अच्छा कानून आए और पहली बार, नॉर्मली जो पहले कोई भी इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती थी
तो जो नॉर्मल क्रिमिनल कानून था चीटिंग का, उसी पर लेकर के कार्रवाई होती थी। इस सरकार ने पहली बार 2024 में एक विधेयक लाया जिसमें कि प्रॉपर सजा का प्रावधान था कि 3 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान था। परंतु ये जो घटना हुई जी नीट के पेपर लीक की, और इसमें भी जो खास लोगों ने किया उनको पकड़ा भी गया, गिरफ्तारी भी उसी 2024 के प्रावधान पे हुई है, इसलिए किसी को बेल भी नहीं मिल पा रही है, सभी लोग अरेस्टेड हैं। लेकिन एक जनमानस में ये रहता है कोर्ट के बारे में धारणा कि केस तो हो जाता है पर छूट भी जाते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक केस चलता है, जब तक उसका फैसला आता है तब तक उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है। तो इसलिए न केवल अभी प्रावधान बढ़ाए गए, सजा के जो 3 थे वो 5 वर्ष किए गए, 7 वर्ष, यहाँ तक कि 10 वर्ष तक सजा के प्रावधान किए गए, विभिन्न में फाइन भी 10 करोड़ किया गया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण भाग ये है कि इसमें यह निर्णय लिया गया है कि एक STF बनाया जाएगा जो 2 महीने के भीतर जितने भी इसमें धांधली करने वाले होंगे उनके लिए, उनको घोटालों को पर्दाफाश करने का काम करेगा। और इतना ही नहीं, कोर्ट में भी एक सेशन कोर्ट अलग से इसी को लेकर के बनेगा जी, और उसे भी इस बात का बंधन कर दिया गया कि 3 महीने के भीतर उन्हें फैसला देना है। उस स्पेशल कोर्ट की सुनवाई केवल हाई कोर्ट में हो सकती है, और हाई कोर्ट से भी हमारा इस बात का प्रेशर है कि वो भी 3 महीने में अपना फैसला सुना दे। तो यह केवल, यह कानून में हमने संशोधन ये केवल नहीं किया कि एक फाइन बढ़ गए या जेल की सजा बढ़ गई, हमने यह भी संशोधन किया कि त्वरित न्याय मिले। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है, और जिन लोगों को पहले से एहसास होता था, जो हमारे यहाँ, मुझे कहने में परहेज नहीं है, बहुत सारे जगहों पर ये पेपर लीक्स होते रहे हैं, हर प्रदेश में घटनाएं होती रही हैं, उनको रोकने का ये बहुत बड़ा डिटरेंट का भी काम करेगा। परंतु हम केवल यहीं तक नहीं रुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो नंदन नीलकेनी जी के साथ एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बने कि दोबारा कभी पेपर लीक नहीं हो, उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर सरकार ने अपनी तरफ से एक कठोर कदम, कड़ा कदम उन लोगों के खिलाफ जो पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देते हैं, बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जाहिर तौर पर देश में एक आंदोलन हुआ और सरकार ने जो वादा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ किया था उसे पूरा किया। चंद्रभूषण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि सरकार ने सोमवार को जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, जाहिर तौर पर उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस बिल को आप कैसे देखते हैं, और सरकार ने जिस प्रकार से पहल की है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, मैं 2 पक्ष इसका देखता हूं। पहले तो ये कि पहले कई बार कह दिया जाता था कि प्रधानमंत्री स्वयं इसको देख रहे हैं, और पता नहीं कितना देखते थे, नहीं देखते थे, या उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता था। इस बार ये साफ दिख रहा है कि अगर प्रधानमंत्री देखते हैं तो त्वरित कार्रवाई होती है। सबसे पहले तो साधुवाद कि इस एक्ट को, जो 2024 का पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट था, उसको संशोधित किया गया और कड़े प्रावधान लाए गए हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जितने कड़े प्रावधान किए गए हैं, इससे थोड़ा डर बढ़ेगा और थोड़ा लोग घबराएंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो इस बिल के, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया है कि तुरंत कार्रवाई होगी। अभी क्या हो रहा था, आज सुबह ही मैं रिव्यू कर रहा था, 10 सीबीआई के ऐसे केस हैं जो शिक्षा पर लगाए गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, 15 साल से 20 साल से इंक्वायरी चल रही है। इसमें ये नहीं होगा। इसका मतलब साफ है, प्रधानमंत्री जब संज्ञान लेते हैं तो वो देखते हैं और समझ के और बहुत ही सटीक वो निर्णय लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं देखता हूं जो बढ़ाया गया है कारावास का समय या फाइन का अमाउंट, ये निश्चित तौर पर एक डेटरेंट होगा कि ऐसा नहीं करें। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि जितना बड़ा रिवॉर्ड है लीक कराने में, उसके सामने ये कोई डेटरेंट नहीं होगा। इसलिए जो कार्रवाई है वो जल्दी होनी चाहिए, तब 1-2 बार में ये लोगों को पता चलेगा कि जल्दी कार्रवाई होती है। अभी इसलिए भी लोग कर लेते हैं, सोचते हैं अरे चलो 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। तो और दूसरा जो एक अभी टास्क फोर्स में बना है
आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, बहुत ही सुंदर है। कौन लोग हैं उसमें? सबसे पहले तो भारत के शीर्ष के टेक्नोलॉजिस्ट नंदन नीलकेनी, और साथ में आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। कहां लीक होता है, कौन कराता है, कैसे हो जाता है, ये हम लोग जो शिक्षाविद होते हैं वो नियम में, कानून में, प्रोसेस में, इसमें रह जाते हैं। जो ये आईबी के हेड बैठेंगे, फॉर्मर डायरेक्टर आईबी, वो निश्चित तौर पर बता पाएंगे कि हम इसको कैसे प्लग करें। और फॉर्मर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अनीता कारवाल, जो बहुत अच्छी तरह से विद्यालय शिक्षा समझती हैं और जानती हैं कि कैसे विद्यालय चलाया जाए, बोर्ड चलाया जाए, तो मैं देखता हूं कि दोनों तरफ से जो हो रहा है, अपने संसद में जो बिल लाया गया और एक्ट पास कराया गया, और जो ये टास्क फोर्स बना है, दोनों मिल करके, बिल्कुल मैं मानता हूं कि पहली बार मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं और अब तो निदान निकलना ही निकलना है। जी बिल्कुल। सुषमा यादव जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि इस प्रकार के कठोर कानून की उम्मीद पूरा देश कर रहा था, देश के नौजवान कर रहे थे, देश के छात्र कर रहे थे, आप कैसे देखती हैं सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 जो सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया है? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? जी, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा भी थी। इस प्रकार का कानून जब आएगा तो पहले तो जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उन्हें थोड़ा भय रहेगा, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, डिटरेंट होगा। और एक बड़ी बात जो इसमें है कि में प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था अपनी युवा पीढ़ी से, वो वादा तुरंत, आज ही पहला दिन था जब संसद हुई और वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया, ये बिल आ गया। और बिल सच में ही ये प्रयास करता है कि व्यक्ति को भी रोका जाए, संस्थाओं को भी रोका जाए और उनके मन में भी डर पैदा किया जाए, दोनों बातें हों। और इसलिए इस रूप में एक कानून कितना अच्छा हो सकता है, उस विषय में मैं इसका स्वागत करती हूँ। लेकिन देखना यह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, राज्य इसमें कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि ये कानून उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जितना अच्छा इसका कार्यान्वयन होगा। और कार्यान्वयन केवल केंद्र नहीं कर सकता, क्योंकि ये राज्यों का भी विषय है। और उस रूप में ये कानून वास्तव में किस रूप में अंततः धरती पर जाएगा, भूमि पर जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक विधि के रूप में, प्रावधानों के रूप में, आश्वासन के रूप में और वादे को पूरा करने के रूप में एक बहुत सुंदर विधि हमारे सामने है, जिसमें परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता का प्रयास है, जिसमें कदाचार को रोकने की व्यवस्था है, जिसमें नकल की रोकथाम की व्यवस्था है, लीक को रोकने की भी व्यवस्था है, जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, और जो संगठित गिरोह अब काम कर रहे हैं, उन्हीं से ही कोचिंग इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर रही है, उन संगठित गिरोहों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा ये कानून आश्वासन जरूर देता है। इससे आगे अगर जाऊं तो इससे यह भी है कि जो ईमानदार अभ्यर्थी होते हैं, जो कैंडिडेट्स अपनी मेहनत के आधार पर परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, उनको एक आशा बंधेगी, मेरिटोक्रेसी की भी आशा होगी। और जो सच में ही युवा पीढ़ी चाहती है कि हमारी मेरिट के आधार पर हम इन एग्जाम्स में पास हो पाएं, वह इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। इस रूप में ये विस्तृत आश्वासन है युवा पीढ़ी को कि सरकार आपके साथ है। यदि आप सही मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सरकार अवश्य ही आपको उस मार्ग पर प्रोत्साहित करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब इस बिल को लेकर सदन में चर्चा होगी तो और कई पहलू भी उभर के सामने आएंगे। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी सामने आई है उसमें अगर मान लीजिए जो 2024 का कानून था उसमें जो बदलाव किए गए हैं, उसके अनुसार सजा और जुर्माना दोनों में बढ़ोतरी की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगी पूरे मामले की सुनवाई, 60 दिन में जांच पूरी होगी, पेपर लीक दोषियों को 10 साल तक सजा जेल होगी और 3 महीने में ट्रायल का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक पर 10 करोड़
तक का जुर्माना, एनटीए परीक्षाओं की सुरक्षा होगी मजबूत, यूपीएससी और एसएससी रेलवे परीक्षाओं को मिलेगी सुरक्षा, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर भी सख्ती का इसमें प्रावधान किया गया है। शिक्षा माफिया एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन संजय जी मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि इस मुद्दे पर जिस प्रकार का आंदोलन का, जिस प्रकार की राजनीति उभर कर आई, क्योंकि आपकी ही सरकार थी 2024 में प्रावधान एक लेकर आई कड़े कानून, उस समय भी कोशिश की गई और इस बार भी सरकार ने उसे और कड़ा किया। जो परीक्षा लीक का मुद्दा हुआ पिछले 1-1.5 महीने की अगर हम बात करें, जून से लेकर अब तक की बात करें, कई सरकार ने कई कदम उठाए। आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार की इस मुद्दे पर चर्चा देश में हुई है? यह मुद्दा आज नहीं है, वर्षों पुराना मुद्दा है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ। आज से 41 वर्ष पहले जब मैंने भी दिया था मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बिहार में, हमारा भी परीक्षा कैंसिल हुआ था। दोबारा जब हुआ तब हम लोग क्वालिफाई किए और 1 साल इस चक्कर में हमारा एडमिशन लेट हो गया। आज इस नीट में कैंसिल 7 दिनों के भीतर फैसला किया गया, 45 दिनों के भीतर एग्ज़ाम लेकर रिजल्ट निकाल दिया गया। तो हमारी सिंसियरिटी बताती है कि हम कितने इस पूरे इशू पे सिंसियर थे। वही कोई एनटीए या ये जो जेल के प्रावधान है कोई नया नहीं है। 1992 में भी कांग्रेस के सरकार में आया था, उस समय भी रिकमेंडेशन हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 2010 में भी आईआईटी के डायरेक्टर्स ने कहा था, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और दुख की बात तो यह है कि आज जब इतना सीरियस इशू लोकसभा में आया है जी, तो हमारे विरोधी दलों ने आज पूरे दिन चलने नहीं दिया सदन को। हम चाहते थे कि चर्चा शुरू हो, सभी तैयार थे चर्चा करने के लिए, लेकिन विरोधी दलों की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है। हमेशा वो गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। ये इतना सीरियस मुद्दा है कि इसमें आप किसी भी दल के हों, यह पूरे देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। ये युवा एक जानता है कि उसके आगे बढ़ने का, जो तेजी से आगे बढ़ने का शॉर्टकट है, वो परीक्षा और पढ़ाई से ही निकलता है। जी, आप कितने भी सामान्य परिवार के हैं, आप में अगर टैलेंट है, आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर हैं, तो आप दुनिया का कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं उस युवा के मन को दुखी करती हैं जो 24 घंटे अपना समय देता है, आत्मा देता है और वो परीक्षा की तैयारी करता है। इस तरह के मुद्दे में एक तो सभी दलों को साथ होना चाहिए था और हम कहीं रुकते नहीं है। 2024 में कानून हम ही लाए थे, लेकिन कानून लाने के इम्प्लीमेंटेशन के 4 दिन के भीतर हमने इसरो के जो चीफ साइंटिस्ट थे उनके तहत क्या क्या सुधार परीक्षाओं में एनटीए में होना चाहिए, उसको भी हमने कमेटी बनाई थी। उन्होंने लगभग 101 रिकमेंडेशंस दिए थे कि परीक्षा प्रणाली में ये सुधार करने से हम किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। उन सभी को हम लगातार लागू कर रहे थे। तो एक तरफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वह कानून, एनटीए उनके समय आया 2017 में, यह डिटेरेंट कानून भी उनके समय में आया। लागू होने के साथ वो रुके नहीं, लागू होने के साथ फिर उन्होंने समिति बनाई कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। और आज जब एक अच्छा बिल आया है और सभी हम सब सुझावों को लेने के लिए तैयार हैं, अगर विरोधी दलों के पास भी कोई अच्छा सुझाव है उन्हें देना चाहिए, पर इस तरह से कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, यह बहुत ही दुखद और अफसोसजनक बात है। और इस पर डिस्कस नहीं होना, एक युवाओं के मन में, हर युवा आज प्रश्न पूछ रहा है कि विरोधी दल चाहते क्या जी। एक तो उन्होंने इसमें कुछ किया नहीं। जब हमारे नेता विरोधी दल, जब ये आंदोलन चल रहा था तो वह आइसलैंड या न जाने किस दुनिया के देश में घूम रहे थे, आए हैं आकर तो अब तो आप पार्लियामेंट चलाइए। जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा ही मुद्दा है और देश के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो यही चाहते हैं कि शिक्षा के मुद्दे पे चर्चा हो, सरकार कठोर कानून बनाए। सरकार सोमवार को एक कठोर प्रावधान वाला, कठोर कानून वाला विधेयक लोकसभा में पेश करती है। देश को उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर सोमवार को ही चर्चा होगी और विधेयक भी पारित होगा, लेकिन विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का व्यवधान पैदा किया उसके चलते सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। इसके पीछे की जो सियासत है उसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। जाहिर तौर पर शिक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है यह भी जानना समझना
जरूरी है देश को। लेकिन डॉक्टर चंद्रभूषण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बात। सुषमा जी ने एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, संघीय व्यवस्था का। अगर परीक्षा लीक की बात की जाए, जाहिर तौर पर एक आंदोलन हुआ, वो सच्चाई है, लेकिन अगर उस सच्चाई को देखा जाए, क्योंकि पेपर लीक की घटना कोई पहली बार नहीं हुई, और अगर पंजाब की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए, देश के दूसरे राज्यों की बात की जाए, यह समस्या एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, सभी दलों के लिए चुनौती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, बहुत सही प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि शिक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं है जी। शिक्षा इंट्रिंसिकली राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो शिक्षा में हैं और ये प्रभाव डालते हैं उन लोगों पर जो वोट डालते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समाज को जाकर के प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षा बिल्कुल राजनीति का मुद्दा है। और विपक्ष तो पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, संसद चलने ही नहीं दे रही है, तो मैं उस पर नहीं बोलूंगा। शिक्षाविद होने के नाते मैं दूसरी बातें उठाऊंगा। देखिए, युवा में यह विश्वास होना चाहिए कि जो परीक्षा हो रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो पारदर्शी है और हम जहां स्टैंड करते थे, जितनी क्षमता थी उतना हमको मिला। ये विश्वास जब खत्म होता है तभी आंदोलन होते हैं। और मैं 2 बातें मानता हूं। एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है मनोज जी, जिस पर कि प्रश्न उठते रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी सुधार होगा। ये कमेटी आपको सजेस्ट करेगी। एनटीए का स्ट्रक्चर एरोनियस है, उसको सुधारने की बहुत जरूरत है। 47 लोगों को निकाला गया। हम लोग पिछले 2017-18 से ही बात कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया कि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर ये 47 लोग निकाले गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देखिए, इसके माध्यम से मैं एक बात उठाऊंगा, जो आप कह रहे हैं कि राजनीति है कि नहीं। देखिए, बड़ी संख्या में बच्चे आपका CUET देते हैं, नेट का एग्जाम देते हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, इनमें भी बड़ी गड़बड़ियां हैं और इसको अभी देखना चाहिए। इसके पहले कि जो नीट में जो हो गया, जो 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, इसलिए ये मामला इतना तूल पकड़ लिया। अगर ये हो जाए आपका नेट के एग्जाम में, तो मैं ये कहूंगा कि ये राजनीति का मुद्दा तो बनेगा, क्योंकि इसको युवा इन्वॉल्व हैं और उनका वोट चाहिए। लेकिन आप पूरे जो आप एग्जाम्स लेते हैं एनटीए के थ्रू, सबों को देखिए। JRF में बहुत गड़बड़ियां हैं, नेट एग्जाम में गड़बड़ियां हैं, CUET में गड़बड़ियां हैं। इस माध्यम से हमको उसको देखना चाहिए ताकि युवा में विश्वास हो। आज जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर नहीं है, उसको भी देखिए। मुझे लगता है कि युवा को जो परेशानी हो रही है, उसके कारण ही आंदोलन करते। इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, जिसको पूरा देश विष्णु का अवतार मानता है, उसके समय में ऐसा हो जाए, हम तो ताज्जुब में थे कि इतने युवा आए कहां से। इसलिए आए कि उनको इनमें जी चंद्रभूषण जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ, जाहिर तौर पर उसको लेकर भी कई सवाल उठे हैं। मैंने राजनीति की बात इसलिए कही क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास ऐसे मुद्दे हैं जिनको राजनीति से परे रखते हुए देश का विकास सबको मिलकर करना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश भी था कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुषमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार ने बिल पेश कर दिया सदन में, अब बिल पे चर्चा होगी, पारित होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुझाव के तौर पर सरकार ने कई कमेटी भी बनाई हैं इसके लिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां या खामियां या पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। आपने संघवाद का मुद्दा उठाया था, हमने देखा पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में इससे भी शिकायतें उभर के सामने आ रही हैं, दूसरे राज्यों से भी उभर के समस्याएं सामने आई हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं उस पर भी कमेंट करना चाहूंगी जो राजनीति की बात आपने की थी और जो प्रोफेसर शर्मा ने की, क्योंकि उन दोनों में एक अंतर है। मेरा विषय राजनीति विज्ञान भी है जी। तो शिक्षाविद होने के साथ मैं कहूंगी, शिक्षा राजनीति का मुद्दा तो है, पर उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। Exactly. ये दोनों में अंतर है। एक इश्यू तो वो बनता ही है, नेचुरली पब्लिक गुड है, जैसा आपने कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर सबको मिलकर सोचना चाहिए और पूरे समाज की और राष्ट्र की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और यही बात हमें संघवाद पर भी ले जाती है।
क्योंकि शिक्षा अच्छी होगी तभी युवा संतुष्ट और सुरक्षित होगा, और शिक्षा अच्छी तभी होगी जब प्रत्येक सरकार उसके प्रति कमिटेड होगी, प्रत्येक सरकार उसको अपना प्राथमिक एजेंडा मानकर चलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पहले रोटी कपड़ा और मकान होता था, देखिए अब हम उससे आगे आ गए हैं। सो शिक्षा और स्वास्थ्य उसमें सम्मिलित हो गए हैं, आगे सूचना भी आएगी, बिल्कुल हो सकता है संस्कृति भी आ जाएगी, लेकिन अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है। और इसलिए यह जो कानून आया है, इसमें एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि राज्यों को भी अवसर दें। आप जो अभी मुद्दे उठा रहे थे वो राजनीति के मुद्दे तो थे, लेकिन इससे ऊपर उठकर अगर आप राष्ट्र हित में सोचेंगे, सभी की अच्छी शिक्षा के लिए सोचेंगे और सभी के अच्छे अवसरों के लिए सोचेंगे। बिल्कुल चूंकि मुद्दा राजनीति का बीच में आ गया शिक्षा के साथ, और मेरे पास समय का भी अभाव है, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राजनीति भी इस मुद्दे पर खूब हुई है, देश ने देखी है किस किसने राजनीति की है, कौन सड़क पे लेट के राजनीति कर रहा था, कौन कहाँ राजनीति कर रहा था। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं जब हम बात शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की करते हैं और उस पर राजनीति हावी हो जाती है? ऑपोजिशन के पास कोई काम तो है नहीं, वो भी जानते हैं कि वो इतने वर्षों तक असफल रहे, और इसीलिए एक मुद्दा जो कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और सरकार के लिए भी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन विरोधी दलों को इस बात का भी जवाब देना होगा कि 2024 में जब यह कानून आ गया तो उनके राज्यों में यह कानून क्यों नहीं लागू है। हम एक आइडियल कानून बना के दे रहे हैं, केंद्र की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सबों पर तो यह कानून लागू होगा, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, सीयूईटी हो, जो भी है, लेकिन यह केवल यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए जी। चूंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों को भी यह कानून अपने विधानसभाओं में पास कराना चाहिए जी। आज हमने देखा कि झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हुआ, पंजाब में एक व्यक्ति को आप पकड़ करके ब्लूटूथ के साथ आप कहते हैं एक व्यक्ति, हाँ कितने व्यक्ति होंगे इसके बारे में किसी को नहीं पता है, विभिन्न स्थानों पे होती है। इनको बंद करने के लिए सभी जो केंद्र कानून पास करे वह सभी राज्य उसको तुरंत अपनी विधानसभा से पास करें, जिससे कि हर बच्चे को पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण विश्वास हो जाए। इसी की उम्मीद मुझे सभी राज्य सरकारों से। जाहिर सी बात है, सरकार को भी इसी बात की उम्मीद है, केंद्र सरकार को इस बात की उम्मीद है कि सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 जो सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया, इस पे चर्चा होगी, अलग अलग दल के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे, सांसद सदस्य अपने अपने सुझाव रखेंगे। जाहिर तौर पर शिक्षा देश का मुद्दा है, देश के भविष्य और देश के छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस मुद्दे पर एक सहमति के साथ कड़ा कानून जो सरकार बनाने जा रही है उसको मंजूरी सदन से मिलेगी और एक अच्छी चर्चा देश को सुनने जानने को मिलेगी। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रभूषण जी, सुषमा यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।